कैसे बच्चों? चलिए शुरू करते हैं बिजनेस का एक और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर और बहुत आसान चैप्टर, बिजनेस इन्वायरमेंट। बचपन से आप इन्वायरमेंट शब्द के बारे में सुनते आ रहे होंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है? बहुत बचपन में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, एनीथिंग विच सराउंड्स अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। सेम उसी तरीके से बिजनेस एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है और जिस सोसाइटी में वो ऑपरेट करता है उसको सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। उस कंट्री में, जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में या पॉलिटिक्स जो है उसको उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। पॉलिटिक्स का उस पर इफेक्ट पड़ता है। लीगल जो भी लीगैलिटी, दैट मीन्स जो भी लॉज बने हुए हैं उसका उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से विभिन्न बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है और अल्टीमेटली उन प्रभाव को झेलते हुए, उन चीज़ों को टैकल करते हुए वो ऑपरेट करता है और आगे सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है। तो इस चैप्टर में हमको समझना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपली आप कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स बिजनेस को इफेक्ट करेंगे वो सारे फैक्टर्स क्या कहलाएंगे? उसके बिजनेस के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। बहुत क्विक करेंगे, ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं होना चाहिए, आपके रिवीजन के काम आए ये वीडियो, उस लेवल का अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स, individuals and institutions which are outside the control of a business enterprise but that may affect the performance। ठीक है, सबसे पहली जो इसमें इस डेफिनेशन में ध्यान देने वाली बात क्या है, वो क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो सब क्या हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। बिजनेस के कभी भी बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स, दैट मींस बिजनेस के जो भी डायरेक्ट फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। सभी जितने भी टोटलिटी है बिजनेस, दैट मींस खुद से नहीं कर सकता प्रभाव। जो बाहर के फैक्टर्स थे, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सारे फैक्टर्स क्या हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। और इसके साथ साथ क्या है? विच आर बियॉन्ड द, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जितने भी फैक्टर्स हैं बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। कंज्यूमर क्या परचेस करेगा, क्या बिजनेस उसको इफेक्ट कर सकता है? क्या बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकता है? नहीं, वो कंज्यूमर की चॉइस है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या ये बिजनेस इसको कंट्रोल कर सकता है? नहीं, ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी बाय डिफॉल्ट बिजनेस को मिलता है। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक्सटर्नल है और बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं। लेकिन भले ही एक्सटर्नल है लेकिन आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच ए बिजनेस एग्जिस्ट। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन बताई कि जिस सराउंडिंग में बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ऑपरेट करता है, उस इन्वायरमेंट, उस सराउंडिंग को आप क्या कह सकते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे तो ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जितने भी फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल हैं लेकिन बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, बट दे विल इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। वो सारे फैक्टर्स क्या कहते हैं? आपके बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आपके पास टोटल फीचर्स हैं। सबसे पहला क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, नेक्स्ट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनेमिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहला टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? That means it includes all the forces, institutions and factors which are external to the business organization। business environment में जितने भी फैक्टर्स बिजनेस को प्रभावित करेंगे, दैट मीन्स बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट करेंगे, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, बिजनेस के प्रोडक्शन को इफेक्ट करेंगे, वो सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं।
कुछ भी बिजनेस अपने अंदर के पास, दैट मीन अपने पास इंटरनल उसके कोई भी फैक्टर नहीं होते, चाहे कंज्यूमर हो। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स डायरेक्ट प्रभावित करेंगे, कुछ फैक्टर्स इनडायरेक्टली बिजनेस को प्रभावित करेंगे, लेकिन सारे फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल है, बिजनेस के अपने नहीं है, बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आई होगी। सबसे पहला कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, जो अभी आपको बताया कि इट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस मींस दोस फोर्सेस व्हिच आर डायरेक्टली which will influence the business environment directly, and general forces which do not affect the business directly but they will affect the business indirectly. That means specific forces affect the business enterprises directly and immediately in their day-to-day working, and general forces have an impact on all business enterprises, thus may affect an individual firm only indirectly, such as social, political, legal and technological condition. ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं इसको बहुत आसानी से। दैट मीन्स बिजनेस फैक्टर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट करने वाले। जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस, और जो इनडायरेक्ट इफेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल फोर्सेस। डायरेक्ट कौन कौन इफेक्ट करता है, हम बिजनेस के कंज्यूमर हैं, बिजनेस के क्या है, कंज्यूमर हैं, हम बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर को आप निमोनिक बना के भी याद कर सकते हैं। डायरेक्ट फैक्टर कौन कौन से हैं, या स्पेसिफिक फैक्टर, कॉस्मिक, कॉस्मिक मींस कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कंपटीटर्स। ठीक है, इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। कॉस्मिक, कंज्यूमर डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस बिजनेस का खुद का संगठन, जो भी लोग उसके साथ जुड़े हैं बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे, मार्केट बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, इंटरमीडियरीज या सप्लायर्स वो भी बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे, कंपटीटर्स वो भी बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे। तो जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये बिजनेस को क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रभावित कर, दैट मींस इनका बिजनेस के साथ क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए बिजनेस को डायरेक्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिक कौन से हो गए, जो बिजनेस को डायरेक्ट प्रभावित करेंगे। जनरल फोर्सेस जो बिजनेस के साथ इनडायरेक्ट है, दैट मींस वो टोटलिटी में सारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, दैट मींस अगर एक गवर्नमेंट ने कोई लॉ ले आया कि पेपर में दैट मींस इतने इतने जीएसएम के पेपर बनते हैं, इससे कम या इससे मोटे जीएसएम के पेपर बंद कर दिया, तो टोटल जितनी भी पेपर इंडस्ट्री होगी वो सब में ऑल ओवर इफेक्ट करेंगे। तो ऐसे फैक्टर्स जो इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, जनरल फोर्सेस। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया। स्पेसिफिक मींस जिनका डायरेक्ट बिजनेस के साथ रिलेशन है और जनरल मींस जिनका इनडायरेक्ट बिजनेस के साथ रिलेशन है। नेक्स्ट, इंटररिलेटेडनेस। ठीक है, all the forces and factors of business environment are interrelated to each other. For example, with the inclination of youth towards western culture, the demand for fast food is increasing. ठीक है, अब interrelatedness means जितने भी बिजनेस के फैक्टर्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल हो, जितने भी फैक्टर्स, अभी आगे डिटेल में हम फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ये सारे एक दूसरे में क्या है, इंटर रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि क्योंकि यूथ ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, आप देखिए यूथ ज्यादा है, दैट मीन्स यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वेस्टर्न कल्चर की ओर झुकाव ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स यूथ के होने से किस पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वेस्टर्न कल्चर पे ज्यादा आप उसका प्रमोशन देखने को मिला। दैट मीन्स जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे कंज्यूमर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सप्लायर हो गया, इंटरमीडियरीज हो गया, आपके मार्केट हो गया, आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, आपका गवर्नमेंट हो गया, आपका लीगल सिस्टम हो गया, सारे एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लॉ चेंज हो जाए तो सप्लायर में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, सप्लायर की पॉलिसी में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। दैट मीन्स एक फैक्टर चेंज हुआ तो दूसरे फैक्टर में बाय डिफॉल्ट अपने आप कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए समझ सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं सब क्या है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। फोर्थ क्या है, अनसर्टेनिटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एज द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। अनसर्टेन बिजनेस इन्वायरमेंट, business itself is an uncertain activity and its environment is also an uncertain activity. That means business
अनसर्टेन है बिजनेस में, क्या चेंज हो जाए, कब चेंज हो जाए, क्यों चेंज हो जाए, इसको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, टोटलिटी है, एक्सटर्नल फोर्सेस की, सब बाहर की चीजें हैं, हम उनको कुछ भी नहीं जानते उनके बारे में, तो इसीलिए वो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल अनसर्टेन है। आप सोचिए अचानक से कोविड आ गया, सारी चीजें, सब कुछ आपने देखा होगा, ऑनलाइन क्लासेस आपने चालू कर दी, दैट मीन्स कुछ भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल उसको आप गेस कर पाना, प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सब कुछ क्या है, बिल्कुल अनसर्टेन है। ठीक है, इसीलिए यहां पे आपको क्या बोला है, बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगी, अनसर्टेनिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द IT एंड फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा IT इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा फास्ट चेंज होता है, विद इन एन आवर हो सकता है कि फैशन चेंज हो जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो इसीलिए जब भी आप बिजनेस इन्वायरमेंट को देखेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स में। डायनेमिक, ये तो जब से बिजनेस पढ़ा होगा तब से बिजनेस का ही फीचर है। बिजनेस क्या है, डायनेमिक है, तो जब बिजनेस डायनेमिक है तो उसका एनवायरनमेंट भी क्या होगा, डायनेमिक। ठीक है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग in terms of technological improvement, a shift in consumer preferences and entry of new competition in the market. It is not static and rigid, that is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. ठीक है, बिजनेस क्या है, जैसे जैसे नई नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे जैसे नई नई ट्रेंड्स आ रहे हैं, वैसे वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बाय डिफॉल्ट अपने आप चेंज होता रहता है। ठीक है, कोई भी स्टैटिक नहीं है, अगर स्टैटिक हो जाए बिल्कुल एकदम प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा, और क्योंकि स्टैटिक नहीं है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, बिजनेस खुद में स्टैटिक नहीं है, बिजनेस चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चैप्टर, आप इसीलिए पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर की बिजनेस एनवायरनमेंट की सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंस यही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी स्टैटिक नहीं होता, इसीलिए इट इज कंपल्सरी टू रेगुलरली स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि आप जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो वो आपको 100% प्रिडिक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको एक रफ आइडिया दे देता है कि दैट मीन्स आप किन चीजों को चेंजेस करो जिसके कारण आपके बिजनेस में एज सच कोई भी ऐसा इफेक्ट ना आए जिसके कारण आपका बिजनेस जो है वो खराब हो। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सरल सी चीज है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आप क्या है, डायनेमिक है, चेंज होता रहेगा, आपको स्टैटिक नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसका एनवायरनमेंट भी क्या है, डायनेमिक है। कॉम्प्लेक्सिटी, it is very difficult to understand the impact of the business environment on companies. Although it is easy to scan the environment, it is very difficult to know how these changes will influence it. For example, it may be difficult to know the extent of relative impact of the social, economic, political, technological or legal factors, the changes in demand for a product in the market. Complex, that means business environment को समझ पाना। अब ऐसे समझिए कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो उसमें एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, चार फैक्टर, सारे फैक्टर्स का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा। अब किस फैक्टर का कितना प्रभाव पड़ा है ये जान पाना पॉसिबल नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि जीएसटी के रेट्स जो हैं वो कम हो गए, जीएसटी के रेट कम हुए, ठीक है, दैट मीन्स पॉलिटिकल फैक्टर है, लेकिन रेट कम हुए इसके कारण उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है रेट कम हो जाने के बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिमांड बढ़े, पर कंज्यूमर की प्रेफरेंस में नहीं थे तो डिमांड नहीं बढ़ी। तो इसीलिए किस फैक्टर से कितनी डिमांड चेंज होती है इसको प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। कितना चेंज होगा ये, हाँ, हम इतना समझ सकते हैं कि हाँ ये फैक्टर्स हैं, अगर ऐसा चेंज होगा तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये चेंजेस दिखेंगे, लेकिन कितने दिखेंगे ये प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, रिलेटिविटी। Business environment differs from country to country and region to region as a political condition, cultures and different in different countries. For example, there may be demand for sarees in India as compared to the USA. The same condition is in the environment may have
different effect on different enterprises. Relativity, that means business environment country to country, place to place, person to person डिफर करती है. दैट मीन्स आप सोचिए, अगर आप साड़ी की डिमांड इंडिया में मेजर कीजिए तो होगी, अगर साड़ी की डिमांड आप यूएसए में मेजर करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगी. इसलिए पर्टिकुलर कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस, ज्योग्राफिकल, दैट मीन्स जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह, आप सिर्फ इंडिया और अमेरिका तो बहुत दूर की बात होगी, आप अपने यहाँ स्टेट वाइज देख लीजिए, खाने का कंजम्पशन, फूड हैबिट भी डिफर कर जाती है. तो इसीलिए जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है वो रिलेटिव है. दैट मीन्स जब आप उसकी स्टडी एक दूसरी जगह करेंगे तो रिलेटिवली वहाँ पे अलग उसका आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा, और जब उसकी स्टडी दूसरी जगह करेंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह अलग दिखाई देगा. जैसे इंडिया में अगर साड़ी की कीमतें आप कम करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ती हुई और बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन यूएसए में अगर आपने एक साड़ी स्टोर खोला हुआ है तो उसकी प्राइस आप कम करेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे, अगर कोई ऐसा साड़ी के कंज्यूमर्स नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो वहाँ पे आप साड़ी की कीमतें कितनी भी कम कर दीजिए, डिमांड में आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. दैट मीन्स अगर आप इफेक्ट को देखना चाहते हैं तो इफेक्ट यूनिवर्सल नहीं है, इफेक्ट कैसा है, रिलेटिव है. दैट मीन्स प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन जो है उसका इम्पैक्ट बदलेगा, चेंज होगा. ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको फीचर्स समझ में आ गए होंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ए बिजनेस इन्वायरमेंट. क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना जरूरी है? सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस. कोपिंग अप विथ रैपिड चेंजेस एंड असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ठीक है, इंपॉर्टेंस इसको डिटेल में समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे. सबसे पहला, enables the firms to identify a opportunity and get the first mover advantage. Businessmen who can understand and scan the opportunity of business environment at a early stage get maximum benefit, or they can capture a big share of the market. For example, WhatsApp was the first application for mobile chats. Afterwards, many other applications came, but still WhatsApp is number one in the mobile chat. The environment provides numerous opportunities for business success. ठीक है, सबसे पहली चीज, बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों समझना जरूरी है? क्यों? क्योंकि वो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे रहा है. दैट मीन्स अगर आप अपने एनवायरनमेंट, दैट मीन्स अपनी कंज्यूमर, अपने लोगों की नीड को स्कैन कर पाते हैं पहले से, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हाट्सएप ने पहले से ही लोगों की इस नीड को समझा कि मार्केट में हमें ऐसे एप्लीकेशन, क्योंकि पहले हम टेक्स्ट मैसेज करते थे और पर मैसेज का कुछ कॉस्ट आता था और उसमें सिर्फ हम मैसेज ही कर सकते थे, ना वीडियो चैट एज सच. जो भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं, स्टेटस लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं, दैट मीन्स आप अपने मूड को हर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप को यूज करते हुए. तो व्हाट्सएप ने पहले सोचा तो उसने सबसे ज्यादा अपना कंज्यूमर बेस बनाया. तो इसीलिए अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज. दैट मींस अगर आपने पहले से स्कैन कर लिया तो सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले आपकी. नेक्स्ट, हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. A businessman who can scan and understand the business environment in a time to get a warning signal to deal with the constraint of negative policies of the business environment. Timely scanning of business environment and qualitative information which business gets is taken as a warning signal, and changes in the companies are made. For example, on scanning the business environment, the Maruti Udyog company got the qualitative information that more foreign car manufacturing companies are going to set up their business in India. They took it as a warning signal and started increasing their production capacity. The Maruti company accepted the entry of foreign car companies as a warning signals and increased their production to supply the cars without any waiting period to compete with the new companies. ठीक है, अच्छा, इसी बात को फर्दर फर्स्ट पॉइंट को कंटिन्यू किया हुआ है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सही समय पे स्कैन करते हैं, दैट मीन्स आपने समझा कि आगे क्या आपके पास थ्रेट्स हैं, क्या आपके खतरे आ सकते हैं, और आपको वो जैसे ही खतरे आए
वैसे ही आपको पता चला और अपनी आप पॉलिसी बनाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, आपको मार्केट से बाहर निकाल के फेंक देगी। तो इसीलिए अगर आपको पहले से पता चल जाए कि ये चीजें चेंजेस हो सकते हैं, तो आप उसके लिए पॉलिसी बना सकते हैं, अपने लिए बैकअप प्लान बना सकते हैं, और जैसे ही वो सिचुएशन आएगी आप उसके थ्रू जो भी आपके पास डिफिकल्टीज उसको टैकल करते हुए अपनी जो भी पोजीशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं नोकिया ने उसने जो उसको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स थे या जो उसके आने वाले थ्रेट थे एंड्रॉइड के रूप में, उसने नहीं समझा, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, उसने ये नहीं समझा कि एंड्रॉइड सिस्टम जो है नोकिया को मार्केट से उठा के बाहर फेंक देगा। और आज आप देखिए नोकिया का एक समय मार्केट शेयर 70% 80% था और आज मार्केट में 1% भी शेयर नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट को स्कैन नहीं किया, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं किया और मार्केट से बाहर चला गया। तो इसीलिए आप मारुति उद्योग का एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मारुति ने देखा कि नई नई कंपनीज आ रही हैं कार की, तो फटाफट जो भी वेटिंग पीरियड है उसको हटाओ और जल्दी जल्दी खूब मैन्युफैक्चर करो, लोगों को जल्दी जल्दी सप्लाई करो, कम कीमत पे सप्लाई करो, ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करो। और स्टिल देखिए मारुति जो है आज नंबर 1 इंडिया में जो भी आपके पास स्मॉल कार्स है उसमें नंबर 1 सेलिंग कंपनी है। ठीक है, कितनी भी नई कंपनी आ जाए मारुति को पीछे अभी नहीं कर पा रही है, क्योंकि स्मॉल कार्स में नंबर 1 सेलिंग कंपनी जो है आपके पास मारुति। क्यों? क्योंकि उसने अपने जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस है उसको पहले से स्कैन किया, थ्रेट को एनालाइज किया, अर्निंग वार्निंग सिग्नल पकड़ा और ले दनादन अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड assembling resources. Businessmen have to supply the goods to the market according to the demand in the market. To supply output they need input, raw materials, etc. They acquire raw materials and other resources keeping in mind the output demanded by the environment. They select resources according to availability in the environment and the demand for output in the environment. For example, with the demand for LED, 3D TV manufacturers are collecting resources necessary to manufacture LED and 3D TV rather than collecting resources of black and white TV or flat screen, etc. अच्छा, बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसोर्स चाहिए। रिसोर्सेस कौन से वाले चाहिए? हम अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट बना रहे थे, हमने मार्केट स्कैन नहीं किया और आगे आने वाले 2 सालों के लिए भी हमने ब्लैक एंड व्हाइट के लिए सारे रिसोर्सेज भर लिए। अब सारे रिसोर्सेज हमने ब्लैक एंड व्हाइट के लिए भर लिए, लेकिन मार्केट में अब प्रेशर है 3D टीवी बनाने के लिए, LED टीवी बनाने के लिए, स्मार्ट टीवी बनाने के लिए। तो अब जो रिसोर्सेज हमने ले रखे हैं पहले से, जो व्यवस्था कर रखी है, वो हमारे सब क्या हो जाएंगे? वेस्ट। तो इसीलिए अगर आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आप ये समझना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बिजनेस आपको कंटिन्यूटी में करना है अगर, तो क्या आप ब्लैक एंड व्हाइट से अगर LED टीवी की डिमांड हो जाएगी तो आप बिजनेस बंद कर देंगे? अगर बिजनेस बंद कर देंगे तो वेल एंड गुड है, मत समझिए, भाव में जाए बिजनेस इन्वायरमेंट। लेकिन अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो आपको पहले से यह भी समझना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्सेज अब आपको मंगाने हैं। अगर आपकी डिमांड जो है, जो नेसेसिटी है मार्केट की, वो LED टीवी की है, वो स्मार्ट टेलीविजन की है, वो 3D टीवी की है, तो उस सिचुएशन में आपको जो रिसोर्सेज हैं उसी के आपको टैप करने पड़ेंगे। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के पुराने वाले जब आप मैन्युफैक्चर थे उनको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, आप उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं देंगे, बल्कि आपका बिजनेस बंद कर देंगे। ठीक है, एक छोटा सा वाटर ब्रेक बेटा। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज की व्यवस्था करना है तो भी आपको बिजनेस इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, helps to adjust and adapt to the rapid changes. Today changes are taking place very fast and these changes have a great impact on business, so it is essential to understand these changes as early as possible. Businessmen makes changes in the internal environment also to match the external environment. For example, due to increasing competition, customers are becoming more demanding and it has become essential for business enterprises to adopt rapidly to the changing technology environment. ठीक है, अच्छा, helps to adjust, अब खुद आप समझिए
कि बिजनेस जो है लोगों के साथ ऑपरेट करता है, तो दैट मीन्स लोगों की जो भी एस्पिरेशन है उसको पूरा करने के लिए बिजनेस हो रहा है। अब लोगों की एस्पिरेशन भी समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए क्या बोल रहा है, चेंजेस कैसे हैं, रैपिड है, कोई धीमे धीमे नहीं चेंज हो रहा है। आज आपके पास एक टेक्नोलॉजी का फोन आया, आपके पास आईफोन 16 था, 16 प्रो आया, आईफोन 17 आ गया, 17 प्रो आएगा, 17 प्रो मैक्स आएगा, 18 आएगा, पता नहीं अननेसेसरी कितना भी डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के एस्पिरेशन क्या है, वो शांत नहीं हो सकती जब तक कि वो जो चाहते हैं उनको ना मिले। तो लोगों की एस्पिरेशन सेटिस्फाई करना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा। बिजनेस, अरे भाई जब बिजनेस इन्वायरमेंट समझोगे तभी ना समझ पाओगे कि लोग आपसे चाहते क्या हैं। अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में ही नहीं पता है तो आप ये कैसे बता सकते हो कि लोग क्या चाहते हैं। तो इसीलिए अगर लोगों की एस्पिरेशन को समझना है, फुलफिल करना है, तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको समझिए और उस चेंजेस के हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कीजिए और मार्केट में छा जाइए। नेक्स्ट, assisting in planning and policy making. The major strategies, plans or policies in the organization are formed keeping in mind the business environment, because the policies and strategies have to be implemented in the presence of environmental factors. Scanning environmental factors helps in finding out the opportunities for a business, and strategies can be made to grab these opportunities. For example, on scanning the Indian business environment, we find there is a great scope for the tourism industry in our country, so businessmen are planning strategies to grab these opportunities. ठीक है, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, अब पॉलिसी बनानी है, बिजनेस के रिलेटेड प्लान्स बनाने हैं, तो भाई प्लान्स और पॉलिसी स्ट्रेटजीज जो भी आप बनाएंगे वो आप तभी बना सकते हैं जब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आता हो, क्या चेंजेस हो रहे हैं वो समझ में आता हो, लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, लोगों के एस्पिरेशन क्या है वो समझ में आता हो। तो ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आ सकती हैं जब बिजनेस इन्वायरमेंट आपको पता हो। ठीक है, तो अगर आप जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर में, क्योंकि जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्लान्स हैं, जो भी स्ट्रेटजीज हैं, वो जब अप्लाई होती हैं तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के प्रेजेंस में अप्लाई होती हैं, उनके एब्सेंस में अप्लाई नहीं होती है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्रेजेंस है और फिर आप अपने प्लान को, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हो। तो इसीलिए इससे सबसे बढ़िया क्या है भैया, आप समझ लो कि आपकी प्लान क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, आपके फैक्टर क्या है, और जब सारी चीजों को समझ लोगे फिर आप उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो और बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। Next, performance improvement. With continuous scanning of the business environment, companies can easily improve their performance by making changes in the internal environment matching to the external environment. Organization can properly improve their market share. Performance improvement. Performance improvement, business environment समझोगे भैया बहुत आसानी से उन जो भी चेंजेस होने हैं उसको अडॉप्ट कर सकते हो और उस चेंजेस के हिसाब से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बिजनेस के क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और वो एक्सटर्नल फोर्सेस के हिसाब से आपको इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल फैक्टर्स जो हैं उनको भी आप प्लान एंड प्रोसेस कर सकते हो। ऐसे समझिए कि बिजनेस में आप किसी कोई फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फ़ोन जो है नई टेक्नोलॉजी के लिए आपको चाहिए, लोगों की डिमांड है नई टेक्नोलॉजी की, ज़्यादा अच्छे कैमरा की, ज़्यादा सुपीरियर वीडियो क्वालिटी की, और आप जो है फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो घटिया क्वालिटी की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, आप पुरानी टेक्नोलॉजी की आपने मशीनरी रखी हुई, इक्विपमेंट रखे हुए हैं। तो इसीलिए अगर आप जो एस्पिरेशन है लोगों की उसको आप नई टेक्नोलॉजी के साथ मीटअप करना चाहते हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस से इंटरनल फोर्सेस को या फैक्टर्स को मीटअप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, डायमेंशंस और द फैक्टर्स constituting the business environment includes economical, social, technological, political and legal conditions which are considered relevant for decision making and improving the performance of an enterprise। ठीक है, वैसे आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डायमेंशंस होते हैं, लेकिन आपके कोर्स ने सिर्फ लिमिट किया हुआ है इनडायरेक्ट डायमेंशंस को। तो हम सिर्फ यहाँ पे डायमेंशंस कौन से करने वाले हैं, इनडायरेक्ट, दैट मीन्स दोज फैक्टर्स विच आर जर्नल फैक्टर्स, दैट मीन्स जनरल फोर्सेस को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपके पास जनरल फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल,
पॉलिटिकल एंड लीगल। डायमेंशंस क्या हैं? वो सारी चीजें या वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। ठीक है, अब ऐसे समझिए, आपने एक केस सुना होगा टाटा नैनो के बारे में। टाटा नैनो की जो फैक्ट्री है वो वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश हो रही थी, फैक्ट्री बन के खड़ी हो गई, सब कुछ हो गया। स्टार्ट होने से पहले ममता बनर्जी ने आंदोलन कर दिया रतन टाटा को वो फैक्ट्री वहां से शिफ्ट करके गुजरात में लगानी पड़ी, और वेस्ट बंगाल के लोग वैसे ही, उस रीजन के लोग जो है वैसे ही कि वैसे गरीब रह गए, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप होती है तो बाय डिफॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। तो आप सोचिए, एक फैक्ट्री जो पूरी तरीके से बन के बिल्कुल स्टार्ट होने की कंडीशन में है और उसको फिर चेंज होके कहां पे सेटअप करना पड़ा? गुजरात में, टाटा नैनो प्लांट को। दैट मीन्स एक छोटा सा फैक्टर, दैट मीन्स पॉलिटिकल फैक्टर ने कैसे पूरी की पूरी बिजनेस को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो डायमेंशंस हैं ये इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, भले ही इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा डीप इफेक्ट होता है और बिजनेस के जो भी वर्किंग है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, उसको ये इफेक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आइए डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या डायमेंशन है। ठीक है, उन्हें डायमेंशंस को यहाँ पे लिखा हुआ है: इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट में आपके पास टोटल 5 डायमेंशंस हैं। ठीक है, इसको एक एक करके और डिटेल में समझते हैं। अच्छा, सबसे पहला इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक शब्द आप समझते हैं, इसको देखते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट refers to all the forces and factors which have a bearing on the functioning of business environment. It has an immediate and direct impact on a business. Rate of interest, inflation rate, change in disposable income of people, monetary policy, stock market indexes, etc. are some economic factors which could affect business firm. An increase or decrease in economic factor results in opportunities or constraint on a business enterprise. अच्छा, अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? ठीक है, ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं? इनडायरेक्ट, लेकिन इनका इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और डायरेक्ट होता है। इन बिजनेस को ऐसे प्रभाव से ऐसा प्रभावित कर सकते हैं कि बिजनेस की हो सकता है फंक्शनिंग बदल जाए। ठीक है, अब उन फैक्टर्स को यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको समझते हैं। बिजनेस ऑपरेट करता है कहीं से पैसा कैपिटल को लेके आने से। अब इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो कैपिटल लाना क्या हो जाएगा? महंगा, और कैपिटल लाना महंगा हो जाएगा तो बिजनेस करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन बिजनेस की फंक्शनिंग में उसका इम्पैक्ट क्या हो गया? डायरेक्ट। अब जो भी बिजनेसमैन होगा वो पैसा कैसे ला पाएंगे? कम ला पाएंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर समझते हैं, इन्फ्लेशन रेट। महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, हर चीजें महंगी हो रही हैं, कंजम्पशन क्या हो जाएगा? लोगों का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजें महंगी होंगी तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है? चैलेंजिंग। ये भी कैसा है? इकोनॉमिक। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? लोगों की खर्च करने वाली इनकम। दैट मीन्स जो इकोनॉमी में स्पेंड करते हैं वो। अगर लोग कम डिस्पोज कर रहे होंगे तो बिजनेस कम चलेगा, वो ज़्यादा डिस्पोज कर रहे होंगे तो बिजनेस ज़्यादा चलेगा। डिस्पोजेबल इनकम कौन सा फैक्टर है? इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन इफेक्ट किसको कर रहा है? बिजनेस को, बिजनेस की फंक्शनिंग को, बिजनेस के डिमांड को। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई बनाती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। तो अगर ये रेट को बढ़ा दिया जाए तो कैपिटल महंगी और सस्ती होगी, और रेट को कम कर दिया जाए तो कैपिटल में कुछ प्रभाव आएगा। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स जो है बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमी से ही कैपिटल लेती है, इकोनॉमी में ही अपने गुड्स सेल करती है, और अल्टीमेटली उसको सब कुछ किससे डील करना है? इकोनॉमी में रहते हुए। तो इसीलिए इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस में लेके आते हैं। ठीक है, तो आपने समझ गए होंगे ये सारे फैक्टर्स जो हैं, चाहे स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं, ये बिजनेस में इकोनॉमिक फैक्टर और बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट करेंगे। सम एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर: a high inflation rate is set as a constraint
एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, सारी चीज़ें महंगी हो गई, तो बिजनेस में जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। बिजनेस के लिए एक बाधा है, कॉन्स्ट्रेंट है। नेक्स्ट, द पासिंग ऑफ द जीएसटी विल इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जीएसटी सारे, अभी आपने रेट्स को चेंजेस होते हुए देखा होगा, रेट चेंज हुए तो बिजनेस की फंक्शनिंग भी क्या होगी, चेंज होगी। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चेंज है तो बिजनेस के लिए वो सब एज सच अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर निगेटिव चेंज होती है तो बिजनेस के लिए कॉन्स्टेंट्स होंगे। नेक्स्ट, demonetization of rupees 500 and 1000 notes hit the इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा 500 और 1000 की नोटबंदी हो गई थी, डिमोनेटाइजेशन हो गया था, तो बाय डिफॉल्ट डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर। नोट बंद होना ये कोई सोशल फैक्टर तो है नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर है। तो जो भी इकोनॉमी से जुड़े हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, पॉलिसीज हो गई, ये सब जब भी चेंज होती हैं तो बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है आपके पास सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या है? द बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल्स, लाइफस्टाइल वैल्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, याद रखेंगे, कस्टम, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल्स, लाइफस्टाइल वैल्यूज, इस जैसे जितने भी आपके सोशल कस्टम्स ट्रेंड्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, सोशल फैक्टर। सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एंटरप्राइजेस। अच्छा, जैसे अगर कस्टम की बात की जाए या वैल्यूज की बात की जाए, तो आप समझिए कि मैकडोनल्ड जब इंडिया में आया तो उसने अपने आलू टिक्की बर्गर को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ऐसा आलू टिक्की बर्गर, जहां अमेरिका में, यूएसए में वो ऐसा कोई आलू टिक्की बर्गर तो नहीं बनाता था, वो वहाँ पे ऑपरेट करता था, तो वहाँ पे बीफ बर्गर, वहाँ पे पोर्क बर्गर बनाता था। और हमारे यहाँ बीफ और पोर्क दोनों, अगर सोशल लोगों की भावनाओं की बात की जाए, सामाजिक भावनाओं की बात की जाए, तो वो उस भावनाओं को आहत कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए उस भावना का सम्मान करते हुए मैकडी भले ही इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसको चीज़ों को अपने चेंज करना पड़ा। तो इसीलिए जितने भी लोगों की बिलीव है, कस्टम है, जो भी लोगों का माइंडसेट है, जो भी लोगों की वैल्यूज है, जो भी लिटरेसी रेट है, जो एजुकेशनल स्टेटस है, ये सारे क्या है आपके सोशल इन्वायरमेंट, ये भी बिजनेस पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चेंज इन, अच्छा, सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन, बर्थ एंड डेथ रेट, एटीट्यूड्स ऑफ कस्टमर टूवर्ड्स इनोवेशन, ट्रेडिशन, कस्टम एंड हैबिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके सोशल इन्वायरमेंट है। अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स मान लीजिए कि जिस जगह बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट है, तो ज़रा सा भी टेक्नोलॉजी चेंज होगा उसको वो वेलकम करेंगे। पर अगर कोई ऐसा पिछड़ा इलाका है जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो अगर वहाँ पे कुछ आप बार बार टेक्निकल चेंजेस करेंगे तो वो उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट, ज़्यादा अटैच नहीं हो पाएंगे, वो बल्कि उसके साथ उनका उतना ज़्यादा एसच लव एंड अफेक्शन नहीं होगा, उतना ज़्यादा उसके साथ वो मैचअप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि सोशल स्टेटस लोगों का क्या है और उस हिसाब से आप बिजनेस को अपने ऑपरेट करें। एग्जाम्पल, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड Christmas in India provides financial opportunities for confectionery, manufacturing, garments business and many other related business। ठीक है, अब दीपावली, भाई दीपावली से इंडिया का मार्केट प्रभावित होगा, इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, यूएसए के बैठे हुए मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होना नहीं है। तो इसीलिए जो भी समाज है, उसकी जो भी बिलीव है, जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी कस्टम है, उसको बिजनेस को आपको एज ए बिजनेस ओनर या एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए प्रोड्यूसर, आपको उन चीज़ों को रेस्पेक्ट करना है, उस स्टेटस को, सोशल चीज़ों को देखना है और बिजनेस को अपने सक्सेस कराना है। ठीक है, नेक्स्ट जो डायमेंशन है आपके पास वो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा फास्ट चेंजिंग, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल। इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड innovations which provide new ways of producing goods and services, new methods and techniques of operating business. A businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industries as it helps in the facing the competition and improving the quality of product। ठीक है, example, online sale of groceries, companies have started new ways of advertising such as CD kiosk, internet, technological advancements, computer, electronics,
Demand for LED smart HD TV instead of LCD TV, use artificial intelligence and various companies etc. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा आप समझ सकते हैं. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट दैट मीन्स इनोवेशन से रिलेटेड, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको भी बिजनेसमैन को ऑपरेट करना है, उसको भी बिजनेसमैन को स्कैन करना है, समझना है. अगर कुछ नया साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो रहा है जिसको वो अडॉप्ट करके बिजनेस में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है तो उसको अडॉप्ट करना है. कोई नया इनोवेशन हुआ है उसको समझ के बिजनेस में ऑप्ट करना है. कुछ लोगों के बीच इनोवेशन है, इनोवेटिव प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसको समझ के वैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है. तो जब आप उसको समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अच्छा आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. ये भी आपको एग्जांपल दिया ममता बनर्जी. इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री and the attitude of elected government representative towards the business. Political stability builds confidence in the business continuity. Political unrest and threats to the law and order situation may bring uncertainty to business and activities. Example, Bangalore is called the Silicon Valley of India due to the favorable political condition provided by the state government of टू द IT इंडस्ट्रीज. ठीक है, अच्छा पॉलिटिकल, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए. क्या पाकिस्तान में बिजनेस या ऐसा चाइना में जो भी चेंजेस है उसके बाद आपने सुना होगा एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है. जहां पे जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जिस गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट करने का माइंडसेट होगा, 2014 से आपने मोदी गवर्नमेंट को देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि व्यापारियों की जो भी गवर्नमेंट है बिजनेस सेंट्रिक है, बिजनेसमैन को फेवर करती है. तो भाई बहुत अच्छा है, बिजनेसमैन को फेवर करती है. बिजनेस को जितना फेवर करेगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और इकोनॉमिक सेंस में आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी. तो इसीलिए जिस गवर्नमेंट की पॉलिसी जितनी ज़्यादा फेवरेबल होगी बिजनेस से रिलेटेड, वहाँ पे बिजनेस उतना ज़्यादा फ्लरिश करेगा. अच्छा एग्जांपल बेंगलोर का ले सकते हैं. सिलिकॉन वैली क्यों बनाया? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है दैट मीन्स वहाँ पे जितना भी टेक्निकल जो भी एडवांसमेंट है, IT इंडस्ट्रीज है, उसको बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है. ठीक है, द कॉमन फैक्टर्स एंड फोर्सेस कौन कौन से हैं? स्वच्छ भारत अभियान वॉज स्टार्टेड बाय BJP, स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय BJP, political stability encourages business enterprises to invest in the long term projects, constitution of the country, present political system and profile of political leaders. ठीक है, तो जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं या पॉलिटिकल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल माइंडसेट है, ये भी बिजनेस को इफेक्ट करेगी. ठीक है, नेक्स्ट लीगल इन्वायरमेंट. It includes various law and legislative acts, administrative order issued by government authorities, court judgment, as well as decision of various commission and agencies at every level of government, center, state, local. ठीक है, अच्छा थोड़ा सा गवर्नमेंट और लीगल दैट मीन्स पॉलिटिकल और लीगल में थोड़ा सा डिफरेंस करते हुए चलेंगे. पॉलिटिकल में आपको गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बताएगा, गवर्नमेंट के माइंडसेट के बारे में बताएगा, लेकिन लीगल में सीधे एक्ट की बात करेगा, कोर्ट के ऑर्डर की बात करेगा. ठीक है, क्वेश्चन में आपको देख के समझ जाना है कि अगर कहीं पर भी कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट की बात कर रहा है, पॉलिसीज़ के बारे में बात करेगा तो वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम होगा. ठीक है, माइंडसेट के बारे में बात करेगा, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करेगा, ये सब ऐसे जो भी जनरल आपको देगा. लेकिन अगर कोई एक्ट स्पेसिफिक बता रहा है तो फिर वो पॉलिटिकल नहीं है, वो लीगल है. ठीक है, आपको मालूम है लीगल स्ट्रक्चर क्या है. हमारे यहाँ 3 टियर मैकेनिज्म है. आपके पास सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, वो पॉलिसीज़ बनाती है, एक्ट बनाती है. स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एक्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट हैं, और उस एक्ट को इन्फोर्स कराना, फॉलो कराना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर करना काम जो है आपका जुडिशरी का है. तो अगर ऐसा कुछ भी ये चीज़ें हैं क्वेश्चन में आपको देती हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें बात में डिस्कस कर रहा है, तो वो किसके बारे में होगा? लीगल इन्वायरमेंट. एस्पेक्ट्स देख लेते हैं. लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड. द स्टैट्यूटरी वार्निंग इज एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन द लेबल. फॉर एग्जाम्पल, पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट एक्ट. लॉज टू कीप ए चेक on the advertisement. For example, the advertisement of liquor product is prohibited, alcohol product is prohibited. ठीक है, ठीक है, तो ये जो भी आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको कभी भी टेलीविजन पे सिगरेट्स हो गया, लिकर हो गया, इसका कोई भी आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखता, तो दैट मीन्स इसके पीछे प्रोहिबिशन बाय एक्ट है. गवर्नमेंट ने पनिशेबल बाय एक्ट कर दिया. दैट मीन्स अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसकी पनिशमेंट हो सकती है. उसके लिए अगर एक लीगल प्रोविजन बना दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका लीगल इन्वायरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट जो आपको इस चैप्टर में है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में है. आपने
इसके बारे में बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, एसएसटी में पढ़ा होगा। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको ऑप्ट किया गया था, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करती थी। 91 में आपने सुना होगा कि 10 दिन का भी हमारे पास पैसा नहीं बचा था, और उस एरा में पीवी नरसिम्हा राव जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और सरदार मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उनको पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि बिना पैसे के, बिना फॉरेन हेल्प के इंडिया जो है आगे और कंटिन्यू न कर पाती। तो इसलिए वो वर्ल्ड बैंक के पास गए, वो आईएमएफ के पास गए, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने एक कंडीशन रखी कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरेट कीजिए। दैट मीन्स जो आप अननेसेसरी ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स लगाते, दैट मीन्स पहले क्या होता था कि होम कंट्रीज़ या होम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए आप क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देते थे कि किसी कंट्री से 2 रुपये का गुड्स आ रहा है, उसमें 100% टैक्स लगा दो तो वो गुड्स 4 रुपये का हो जाएगा, और आपके यहाँ वही गुड्स 3 रुपये का बन रहा है, तो आप अपने गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कहा गया, और उसी को नाम दे दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हुई। हमको यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं है। समझते हैं लिबरलाइजेशन क्या है। लिबरलाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप समझेंगे कि कैसे पहले गवर्नमेंट ने शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी जो भी है 3 टियर मैकेनिज्म बनाया था, जिसमें शेड्यूल ए जो है उसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ को अपने पास रखा था, और दैट मीन्स पूरी तरीके से बिजनेस में या फिर प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। कुछ भी बेचना है गवर्नमेंट से परमिशन, जहाँ पे डायरेक्ट वो नहीं इन्वॉल्व हो रही तो परमिशन, लाइसेंसिंग, ऐसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट मार्केट पे कर रही थी। तो लिबरलाइजेशन को ऑप्ट करना मीन्स जो भी गवर्नमेंट का अननेसेसरी कंट्रोल है या जो भी अननेसेसरी ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स हैं उनको कम से कम किया जाए, और बिजनेस को फ्री हैंड किया जाए कि इकोनॉमी में सारे लोग बहुत आसानी से बिजनेस कर सकें और बिजनेस को फ्लरिश कर सकें। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है? एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स इन मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट ए शॉर्ट लिस्ट, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। पहले लाइसेंसिंग जरूरी थी, चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे आप क्लोजर कर रहे हो, उसके लिए भी आपको बिजनेस जो गवर्नमेंट जो है परमिशन लेना पड़ता था। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन movement of goods and services, freedom in fixing the prices of goods and services, reduction in tax rates and lifting of unnecessary controls over the economy, simplifying procedure of import and export, making it easier to attract foreign capital and technology in India to India। ठीक है, अच्छा, ये सारे फीचर्स, इसको आपको ऐसा इतना ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में फीचर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा यहाँ पे आपको चैप्टर में समझना है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि अननेसेसरी जो भी ये चीज़ें गवर्नमेंट का कंट्रोल था, चाहे वो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, चाहे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह गवर्नमेंट अपना ही रोल प्ले करती थी, खुद ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी। नहीं, जहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रही डायरेक्टली वहाँ परमिशन, लाइसेंसिंग कर देती थी, वो सबको क्या कर देना, कम कर देना। ये क्या कहलाता है? लाइसेंसिंग। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन क्या है? द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्लेम्ड बाय गिविंग द ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। दैट मीन्स गवर्नमेंट का रोल कम करना और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में प्राइवेटाइजेशन को बोला जाए तो गवर्नमेंट की जो भी इंडस्ट्रियल सेटअप थे उसमें धीरे धीरे जो पब्लिक जो भी गवर्नमेंट का शेयर था उसको सेल आउट करके प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देना, ये क्या कहलाएगा? आपका प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ planned disinvestment in public sector and decided to refer to loss making and sick enterprises to the board of industry and financial reconstruction। गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट था, धीरे 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 करके पार्ट पार्ट में अपने शेयर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर को सेल किया, और जो सिक यूनिट थी उसको सीधे सीधे ऐसे बोर्ड सेटअप कर दिए कि इस सिक यूनिट को कैसे सही किया जाए, उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट हो जाए। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू ए ऑफ ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू ए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, आपको बताया डिसइन्वेस्ट करना, पब्लिक से प्राइवेट को बेच देना। If there were a dilution of government ownership beyond 51%, it would result in the transfer of ownership। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट ने क्यों प्राइवेटाइजेशन में? गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व कर लिया कि जहां जहां गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है वहां लोग काम ही नहीं करते। आपने पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का आपने हाल देखा होगा। गवर्नमेंट का क्या हाल है?
गवर्नमेंट का एम्प्लॉय उठ के पानी नहीं ले सकते, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर सकते। दैट मीन्स पहले, अब तो खैर फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन पहले अगर 10 बजे फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय 2 बजे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने देखा कि लोग जो हैं सीरियस नहीं है, सिर्फ उनकी क्योंकि कोई ऐसा कोई पेनल्टी नहीं है, उनको सैलरी फिक्स मिल जाती है, तो दैट मीन्स लोगों का मैनेजमेंट में कुछ भी ऐसा इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने समझा कि जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं। अगर इस रिसोर्सेज का हम इस तरीके से वेस्टेज करेंगे तो वो नेशन वाइज वो गलत ही इम्पैक्ट डालेगी। तो इसीलिए आप धीरे धीरे पार्ट वाइज क्या कीजिए, लोगों को जो भी अपना एसेट है उसको सेल आउट कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिससे लोगों के पास एसेट बिजनेस को या फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टुवर्ड्स द इमरजेंसी ऑफ cohesive global economy. In simple words, globalization means the integration and interdependence of country with the economies of other countries to facilitate the free flow of goods and services, capital and technology across borders. Till 1990, the government of India had following it trade policy of strict regulating import values of volume terms, this regulation in terms of licensing, tariff, quantitative restriction. ठीक है। अच्छा, 1991 के पहले हम ग्लोबलाइज नहीं थे, हम रेस्ट्रिक्ट करते थे क्योंकि हमको अपनी होम इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट करनी थी। लेकिन 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स पूरी दुनिया एक बाजार। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। हमको इससे मतलब नहीं कि वो अमेरिका है, कि वो यूरोप है, वो सऊदी अरेबिया है, हमको इससे मतलब नहीं है। सब कुछ क्या है, पूरा एक बाजार है। तो जब हम अपनी इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, पूरे वर्ल्ड मार्केट के साथ इंटीग्रेट कर दें, वो क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। हम बॉर्डर न देखें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं बहुत आसानी से एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो पाएँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ए ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्लाइज ए बाउंड्री लेस वर्ल्ड वेयर देयर आर free flow of goods and services across nation, free flow of capital across nation, free flow of information technology, free movement of people across border, a common acceptable mechanism for settlement of disputes, a global governance perspective। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो आप एक ग्लोबल एंटरप्राइज या एक ग्लोबल कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत छोटा सा टॉपिक एक है आपके पास, डिमोनेटाइजेशन, और इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ कैंसलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ ए करेंसी यूनिट इन द सर्कुलेशन। आपने सुना होगा स्पीच, भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दैट मीन्स अगर किसी करेंसी का लीगल टेंडर, लीगल स्टेटस कैंसिल कर दिया जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन। हमारे यहाँ जो भी डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें 500 और 1000 की करेंसी का लीगल स्टेटस क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है, कितनी भीड़ लगी। इस टॉपिक को आप बहुत आसान जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इसको घसीटते नहीं है। ठीक है, अच्छा, कब हुआ था ये याद रखने वाली बात है, November 8, 2016। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड ऑन November 8, 2016 विच profound implication for the Indian economy. The two largest denomination notes, rupees 500 and rupees 1000, were demonetized with immediate effect, ceasing to be legal tender except for a few specified purposes such as paying utility bills. This lead to 86% of money in circulation being इनवैलिड। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, 86%, दैट मीन्स 500 और 1000 के 86% नोट जो हैं 8 नवंबर 2016 को कैंसिल कर दिए गए। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स विच केम अलॉन्ग विद द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस ऑन कैश विड्रॉल्स। इन अदर वर्ड्स, restriction were placed on the convertibility of domestic money and bank deposits. The main aim was to curb corruption, black money and illegal activities। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के पहले इंडिया में फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत आसानी से, पाकिस्तान देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद ही भिखारी हो गया। डिमोनेटाइजेशन के पहले पाकिस्तान की, हालांकि डिमोनेटाइजेशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े इंडियन इकोनॉमी में, हम उस बात को नहीं नकार सकते, लेकिन आप उसके पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा है। ब्लैक, आपने मान लो सारा पैसा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, जितने भी नेता थे सबके पास था, हालांकि अभी भी है, उस बात से हम नहीं कर सकते, लेकिन उस समय
जो भी ब्लैक मनी था वो बंद हुआ, लोगों का जो भी क्योंकि आपको मालूम है सारा सर्कुलर फ्लो आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर फ्लो बिल्कुल, दैट मीन्स इकोनॉमी में लीकेजेस नहीं होने चाहिए। और ब्लैक मनी क्या है, इकोनॉमी के बहुत बड़े लीकेजेस हैं। और इतना समझ लीजिए कि 50-60% मनी जो भी प्रिंट होता है वो ब्लैक मनी के रूप में अगर लीकेज हो जाएगा तो इकोनॉमी हमेशा वीक रहेगी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो काउंटरफिट करेंसीज थी, दैट मीन्स जो नकली नोट थे या जो एज सच करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 500 और 1000 के नोट 8 नवंबर को बंद कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वेयर readily deposited in the banks and exchange for new notes, but those with black money had to declare unaccounted income and pay the tax penalty। सबसे पहला क्या है, डिमोनेटाइजेशन कैसा देखा जा रहा है, किस तरीके से देखा गया है, उसका क्या फीचर है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। जिनके पास व्हाइट मनी थी उन्होंने डिपॉजिट कर लिया, नोट बदलवा लिए। जिनके पास ब्लैक मनी थी उन्होंने को भी मजबूरी में डिपॉजिट कराना पड़ा, अपनी इनकम को डिक्लेयर करना पड़ा, फिर बाद में उसका उनको टैक्स पे करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या है, वो एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था। Demonetization also leads to tax administration channelizing savings into the formal financial system. Bank deposit increases, however interest rate decrease। ठीक है, अच्छा, बहुत सारा पैसा हमने आपको बताया इकोनॉमी में लीकेजेस है। जो भी ब्लैक मनी होता है वो लोग अपने पास कैश के फॉर्म में रख लेते हैं। दैट मीन्स वो नोट्स जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इकोनॉमी में लीकेजेज हो गया। अब लीकेज हो गया दैट मीन्स उसको फिर से क्या करना, वापस लाना। तो डिमोनेटाइजेशन में लीकेजेस को क्या किया, वापस लाया, जिसके कारण बैंक डिपॉजिट क्या हो गए, बढ़ गए। और बैंक डिपॉजिट बढ़ गए तो इसीलिए जो भी इनफॉर्मल मनी था वो क्या हो गया, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आके फॉर्मल मनी बन गया। हालांकि क्योंकि ज़्यादा पैसा बढ़ गया इसलिए इंटरेस्ट रेट बैंक ने क्या कर दिए थे, घटा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट ए लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। Cash transactions decline, digital transactions using RuPay cards and debit cards, Aadhaar card enabled payment system एक्सेट्रा इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोट बंद हो गई, उसी समय आपने देखा यूपीआई की शुरुआत हो गई, आधार बेस्ड पेमेंट की शुरुआत हो गई। तो दैट मीन्स कैश लाइट इकोनॉमी बनाने की प्रयास है, क्योंकि कैश को बनाने में, प्रिंट करने में ही पैसा लगता है, और कैश को प्रिंट करने में पैसा लगता है तो वो भी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। अगर हम पूरी इकोनॉमी में सब कुछ ऑनलाइन के थ्रू करने लगे, हालांकि फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर लें और फिर सब कुछ ऑनलाइन हो तो ना तो करप्शन होगा, सारा मनी जो है गवर्नमेंट की आंखों के सामने से जाएगा, नोट प्रिंट करने में कोई भी एज सच प्रेशर नहीं होगा, आरबीआई को भी थोड़ा सा रिलैक्स होगा, और जो भी रेट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसीलिए एज सच जो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है वो डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रमोट हुई। डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज ए मेजर टू इम्प्रूव टैक्स compliance. It indicated that tax evasion will no longer be tolerated or exempted. Tax collection increased because of increased disclosure. Tax evasion decreases। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन टैक्स चोरी को रोकने का भी काम किया, क्योंकि लोग ने जो भी इनफॉर्मल सोर्सेज में जो भी पैसा था उससे लोग फॉर्मल सोर्सेज में आए, और फॉर्मल सोर्सेज में आ जाने के कारण लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दिया, जिसके कारण टैक्स जो है वो बढ़ा। दैट मीन्स डिमोनेटाइजेशन का ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट था। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द बिजनेस आर, क्या क्या चेंजेस है, द फैक्टर एंड फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैव ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस। द मेन कॉमन इन्फ्लुएंसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ सच चेंजेस इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज आर एक्सप्लेन्ड। सबसे पहला, कंपटीशन बढ़ा, डिमांड ऑफ कंज्यूमर जो है वो चेंज हुई, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केट ओरिएंटेशन, नेसेसिटी चेंजेस। ठीक है, इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, ये आपके कोर्स में अब नहीं है। ठीक है, अगर सीयूटी के लिए आपको चाहिए होगा तो इसको अलग से बता देंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है बोर्ड का 12th बोर्ड तक के लिए इतना ही है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐसे डिटेल में नहीं है, पर सीयूटी के लिए अगर आपको चाहिए तो इस जो और टॉपिक्स है इसको हम और इंक्लूड करके सीयूटी के लिए बना सकते हैं। ठीक है, और अगर ना समझ में आया होगा, जिस टॉपिक को नहीं समझ में आया होगा बताइएगा, तो शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा उस टॉपिक को और डिटेल से। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर और कुछ
या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसके साथ इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।